गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विनोद पांडे आपका प्रायोजन फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप में बहुत सारे लोग तैयारी कुछ दिनों से कर रहे होंगे, कुछ लोग फर्स्ट टाइम अपने एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, तो हम उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से तैयारी की जाए, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि जिससे कि हम अच्छे से अच्छा नंबर पा सकें और अच्छी रैंक लेकर के आएँ। स्टूडेंट, जो एग्ज़ाम है, जेपीएससी का एग्ज़ाम है, वो बहुत सिंपल है, लेकिन वो सिंपल तभी हो पाएगा जब आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ उसकी तैयारी करेंगे। ज़्यादातर कहीं ना कहीं जो ज़्यादातर लोग हैं असफल हो जाते हैं, नहीं सफल हो पाते हैं। काफ़ी अच्छी मेहनत करने के बाद भी उसका बहुत मुख्य कारण होता है कि उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी गलत होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप मेहनत करें, लेकिन सही दिशा में मेहनत करें। और ये सही दिशा जो है आपको प्रायोजन आईएएस फैमिली में आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जेपीएससी एग्ज़ाम क्लियर हो तो आप प्रायोजन आईएएस के साथ जुड़िए और इसके बाद में तैयारी का जो पैटर्न है, तैयारी का जो तरीका है वो देखिए और इसके बाद में अच्छे से अच्छे रैंक लाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जेपीएससी का जो एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम दोनों में ही कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ये ध्यान रखने की बात है कि जो प्री एग्ज़ाम है और जो मेंस एग्ज़ाम है, दोनों के पैटर्न अलग होते हैं, क्वेश्चन अलग होता है, इसलिए कहीं ना कहीं दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ होता है। लेकिन हमें जो सबसे बड़ी सावधानी रखनी है वो ये रखना है कि जब हम साइंस की स्टडी करने वाले हैं या करेंगे साइंस की स्टडी, तो हमें सिर्फ पहले प्री पे नहीं फोकस रहना है। ज़्यादातर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की तैयारी में स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि उनका फोकस एग्ज़ाम के प्री पे ज़्यादा हो जाता है, जिससे उनके पास फैक्ट्स तो आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन को वो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आ पाती है। इसलिए स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि जब आप तैयारी कर रहे हों तो आप मेंस को ध्यान में रख करके तैयारी करें। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ गलती क्या होती है कि जब वो तैयारी करते हैं तो पीटी को ही फोकस करते हैं। एग्ज़ाम हो गया, बाई चांस आपका एग्ज़ाम प्री में हो गया, फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर लें। और यही कारण है कि आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि जब आप तैयारी स्टार्ट करें तो आप मेंस के साथ उसकी शुरुआत करें। हाँ, उसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है कि प्री एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारी करें। मतलब ये कहने का ये है कि आपके प्रिपरेशन में कम्प्रिहेंसिव अप्रोच होना चाहिए, जिसमें मेंस और प्री को दोनों को मिला के तैयारी किया जाए, तो आपका बेस्ट रिजल्ट आता है। इसमें क्या होता है कि जब आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर होता है तो मेंस में अगर आपके पास बहुत कम टाइम में होता है तब भी आप बहुत अच्छा कर लेते हैं और तभी आप अच्छी रैंक ला पाते हैं। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कि साइंस का जनरल साइंस जो है, सामान्य विज्ञान जो है, उसका कितना रोल है हमारे प्री एग्ज़ाम में और हमारे मेंस एग्ज़ाम में। जैसा कि जानते हैं, अगर आपको हम डिटेल में बताएं तो प्री एग्ज़ाम में जो साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो करीब करीब आएंगे 15 क्वेश्चंस। 15 प्रश्न होंगे। अगर इनका वो देखा जाए तो ये करीब 30 मार्क्स का आएगा प्री एग्ज़ाम में। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आउट ऑफ 200 मार्क्स में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जनरल साइंस से। इसीलिए साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छी करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका बैकग्राउंड साइंस से होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका बैकग्राउंड साइंस से नहीं होगा। उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखना है
कि ज़्यादातर लोग ये परेशान हो जाते हैं कि मेरा बैकग्राउंड तो साइंस का है नहीं, हमें साइंस कैसे आएगा, हमें नहीं समझ में आएगा किस तरीके से। देखिए, जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है ये आपसे बहुत हाईटेक इंफॉर्मेशन जानकारी की उम्मीद नहीं करता है। ये आपसे ये उम्मीद करता है कि आप जनरल साइंस को जनरल तरीके से जानते हैं, और यही कारण है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्रायोजन आईएएस परिवार में आपको हर एक विषय की जानकारी जो है बहुत बेसिक तरीके से सिखाई जाएगी, जिससे चाहे आपका बैकग्राउंड है या नहीं है, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं होने पाएगी। तो ध्यान रखें, पहले इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। बहुत बेसिक तरीके से सिखाई जाएगी, निश्चिंत रहें। क्लास के बाद मैं इतना दावा करता हूं कि आप चाहे प्री के क्वेश्चन हो या मेंस के क्वेश्चन हो, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। हाँ, ये ज़रूरी है कि जिस तरीके से क्लास में आपको कराया जाए, क्लास में पैटर्न बताया जाए, क्लास में पढ़ने के तरीके बताए जाए, उस तरीके से आप ध्यान दें। तो जैसा हमने बताया कि प्री एग्ज़ाम पूरी तरह से कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ये एग्ज़ाम पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है। जैसा वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न होता है जिसमें ऑप्शन होते हैं, तो प्री एग्ज़ाम में करीब 15 क्वेश्चन यानी 15 प्रश्न आएंगे, जिसके टोटल मार्क्स होंगे 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे। ये इसका रोल है जनरल साइंस का प्री एग्ज़ाम में। सिंपल सी बात है कि अगर प्री एग्ज़ाम को आप देखेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे यही गलती करते हैं कि वो कुछ बुकलेट लेते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, लेकिन उस साइंस विषय की पूरी तरह से जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए साइंस में एक बहुत अच्छी तैयारी करने की ज़रूरी है कि आप उसको मेंस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। जब आप मेंस को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका मेंस तो स्ट्रांग होगा, उसके साथ साथ जो फैक्ट बेस्ड हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन सारे को करते जाएंगे, तो जिससे आपका मेंस की भी तैयारी होगी और प्री एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। अगर हम मेंस एग्ज़ाम में आते हैं तो मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस पहले देखेंगे कि इसके मेनली 3 पार्ट हैं। जनरल साइंस, हिंदी में अगर कहा जाए तो सामान्य विज्ञान होगा। जनरल साइंस में आप फिजिक्स यानी जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं उसको ले सकते हैं, केमिस्ट्री जिसको रसायन विज्ञान कहते हैं उसको ले सकते हैं, बायोलॉजी जिसको जीव विज्ञान कहते हैं उनको ले सकते हैं। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को कलेक्टिवली हम जनरल साइंस कहते हैं। यहाँ से मेंस एग्ज़ाम हो सकता है। दूसरा, इन्वायरमेंट से। ये ध्यान रखने की बात है, आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि हमारे डे टू डे लाइफ में जितनी वैज्ञानिक घटनाएं घटित हो रही कहीं ना कहीं उसकी जानकारी आपको है, इसीलिए जनरल साइंस की जानकारी होनी चाहिए। इन्वायरमेंट भी सिलेबस में है। इन्वायरमेंट आप ये कह सकते हैं कि एक सिविल सर्वेंट के नाते आपको ज़रूरी है कि वातावरण से संबंधित, जो पर्यावरण से संबंधित जो आपके पास जितनी वैज्ञानिक घटनाएँ हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे और किसी तरीके की जो वैज्ञानिक घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी हो। इसलिए इसके बारे में ये आपके सिलेबस में है। और नेक्स्ट जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तकनीकी जो विकास है, यानी तकनीकी के क्षेत्र में जिस तरह का भी विकास है उन सारे को मिलाएंगे। तो ये मेनली ये जो सेगमेंट है ये मेंस एग्जाम का है। ध्यान रखने की बात है, जो साइंस एंड टेक का जो पेपर है वो पेपर नंबर है 6, यानी जो मेंस का एग्जाम है उसका जो छठा पेपर है, 6th पेपर जो है वो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है, जिसमें मुख्य रूप से जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट
इन सब की हम स्टडी करेंगे। क्लियर? ये जो मेंस का यानी जो छठा पेपर है, तो आप कुल मिला के देखा आपने साइंस एंड टेक की इंपॉर्टेंस कि ये पूरे मेंस एग्जाम में एक पेपर ही है, पेपर नंबर 6, जिसके जो मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स का पेपर है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि प्री एग्जाम में आउट ऑफ 200 इसका रोल है 30 मार्क्स का, और यहां पर जो मेंस एग्जाम है वो 200 का साइंस एंड टेक का पेपर है। अब आप इससे ये इमेजिन कर सकते हैं कि साइंस एंड टेक कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि साइंस टेक के पेपर को बहुत ईमानदारी के साथ, अच्छे तरीके के साथ और प्रायोजन आईएएस फैमिली के मार्गदर्शन में इसकी तैयारी करिए, तो आशा करूँगा कि आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जनरल साइंस के टॉपिक को बीच बीच में इस तरीके की चीज़ें और हम बताते रहेंगे कि एग्जाम से रिलेटेड जो इधर की इन्फॉर्मेशन है। तो इस जनरल साइंस के पेपर में आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आएंगे, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मेंस एग्ज़ाम को देखेंगे। मेंस एग्ज़ाम के साथ साथ में हम तैयारी करते जाएंगे, उसके बीच बीच में जो प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आने की पॉसिबिलिटी है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बीच में अगर क्लास के अंदर कहीं पर किसी को कोई दिक्कत आ रही, समस्या आ रही समझने में, तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देखेंगे जनरल साइंस में जो पहला सेगमेंट है वो ही है भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने आसपास देखिए, जो फिजिकल रूप से जितनी चीज़ें दिखाई देती हैं कहीं ना कहीं वो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसको कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम इसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं एक स्पीड, ये तो सिलेबस में आपको मेंशन मिलेगा। स्पीड, वेलोसिटी, इसकी हिंदी अगर देखेंगे तो चाल और वेग, इनके बारे में आपके सिलेबस में है। तो इसमें देखेंगे, देखने में दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं और ज़्यादातर जिनका बैकग्राउंड है साइंस में उनको तो जानकारी होगी, जिनका नहीं है उनके लिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि कई बार आप ऐसा देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी को आप एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों एक नहीं है। उसके बारे में हम अंतर देखेंगे और ये देखेंगे कि वेग और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, इनके डेफिनेशंस क्या हैं और किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं स्पीड क्या है। स्पीड और वेलोसिटी को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि डिस्टेंस जिसको आप कह सकते हैं दूरी, एंड
डिस्प्लेसमेंट, जिसको कह सकते हैं आप, इसकी हिंदी है विस्थापन, इन दोनों से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या चीज है। सपोज दैट एक पॉइंट कोई ए है और यहां पर एक पॉइंट कोई बी है। कोई एक व्यक्ति सपोज दैट यहां से चलना शुरू करता है, बी तक जाता है। यहां पर किसी भी तरीके की कोई डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में नहीं बताया गया होता है, तो इसको कुल मिला के आप कह सकते हैं, अगर आप सिंपल से ये बता दिए कि एक व्यक्ति ए से बी तक 5 किलोमीटर गया, ठीक है। तो ए से बी तक कोई व्यक्ति गया, वो किस दिशा में गया वो नहीं बताया गया, सिर्फ गया कि आप गया। तो वहां पर ये जो 5 किलोमीटर गया, तो आप कह सकते हैं ए और बी के बीच की जो दूरी है यानी डिस्टेंस है वो हुई कितना, 5 किलोमीटर्स। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर हम यहीं पर ये कह देते हैं कि कोई व्यक्ति ये पॉइंट से उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का, अब इसको हम जो ये 5 किलोमीटर दिशा भी बता दिए हैं कि ए से बी से किस दिशा में, उत्तरी दिशा में, तो वहां पे उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये बात आ रही समझ में? यानी कि जब कभी दो पॉइंट्स के बीच में अगर सिर्फ परिमाण की यानी क्वांटिटी, राशि को बताया जाएगा, तो वहां पे क्या कहेंगे उसको, वो सिर्फ दूरी होगी। लेकिन दूरी के साथ साथ में अगर हम दिशा को भी बता देते हैं तो वहां पे ये हो जाता है विस्थापन। आई बात समझ में? इसको और क्लियर तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है ए पॉइंट से, ये पहले जाता है बी पॉइंट पे और फिर वहां से जाता है सी पॉइंट पे। यहां पे सपोज दैट ये चला 5 किलोमीटर्स, यहां पे चला 3 किलोमीटर्स। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा जो चली गई टोटल दूरी है वो कितनी हुई, 5 किलोमीटर। तो ये हुआ और 3 किलोमीटर ये, यानी व्यक्ति ने टोटल दूरी कितनी तय की, 8 किलोमीटर, ठीक। लेकिन अगर इसी पॉइंट में यह समझना हो कि उसका विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये दूरी ना हो करके इस दूरी को हम क्या कहेंगे, ये दूरी हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। ये बात क्लियर हो गई। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो लास्ट पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये बात एकदम क्लियर हो गई। दूरी को आप क्या समझते हैं, जो टोटल दूरी होती है उसको काउंट कर लेते हैं, वो तो डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का जो इनिशियल पोजीशन है और माइनस पोजीशन लास्ट पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जो होता है, प्रारंभिक जो पोजीशन होता है, दोनों के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को क्या कह देते हैं, विस्थापन। तो अगर आपको यह क्लियर हो गया होगा कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर बहुत क्लैरिटी आ गई होगी, तब आपके लिए स्पीड और वेलोसिटी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये बात क्लियर है। अब आते हैं हम स्पीड पे। स्पीड का फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। आए बात समझ में? यानी कि किसी वस्तु द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा जो चली गई दूरी होता है, और चाल नहीं,
दूरी बटा समय। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में जो चली गई दूरी है, दूरी और समय के जो डिवाइड करते हैं तो जो निकल करके आता है वो होता है स्पीड, चाल निकल के आती है। आई बात समझ में? इस फार्मूले के द्वारा आप कभी भी दो चीज़ अगर दिया हो तो आप तीसरी को निकाल सकते हैं। अगर आपको दूरी निकालना है, अगर उस ऑब्जेक्ट की या उस पर्सन की स्पीड और समय दी गई है तो आप निकाल सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है और उसके समय के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं? स्पीड कहते हैं या हम चाल कहते हैं। अब बस समझ में, जब कभी भी स्पीड आएगा तो उसके साथ हमेशा दूरी को आप लेंगे। ये बात क्लियर हो गई? चूंकि दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए दूरी को हमेशा याद रखना, दूरी एक प्रकार का अदिश राशि होता है। ये बात बहुत जरूरी है समझना। अदिश राशि, ठीक है? अगर इसको इंग्लिश में देखना हो तो इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। साइंस में और इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे, अदिश राशि और सदिश राशियों के बारे में। अदिश राशि वो होती हैं कि जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या जिसको कहते हैं सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं? हम अदिश राशि कहते हैं। इसमें दिशा नहीं होती है। तो दूरी, तो कई बार होता है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दी होती है और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है या कौन सी सदिश राशि है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में हम देखेंगे तो वो हम बताते चलेंगे। तो यहाँ से देखने से क्या लग रहा है कि दूरी एक प्रकार की अदिश राशि है, जिसको आप कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी है। तो चूंकि दूरी अदिश राशि है, इसलिए स्पीड भी एक प्रकार की कैसी राशि हो गई? अदिश राशि। ये ध्यान रखना है कि स्पीड भी एक प्रकार की अदिश राशि होगी, जिसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या हुई? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में जो चली गई दूरी है या यूनिट टाइम में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? एक सेकंड में, एक घंटे में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? स्पीड। अब अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा? ध्यान रखेंगे कि आपके सिलेबस में मात्रक क्या चीज होता है उसके बारे में सिलेबस में पूरा है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि मात्रक यूनिट्स क्या चीज होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है। जैसे आप दूध लेने गए हुए हैं तो आप जाके वहाँ पे दुकानदार से कहते हैं कि हमको 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर दूध दे दीजिए। कभी आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि हमको 2 मीटर दूध दे दीजिए। बात आई समझ में? यानी फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, हर एक चीज़ का एक निश्चित मात्रक होता है, यूनिट्स होता है। यानी उस चीज़ को हम जिसमें नापते हैं उसको हम यूनिट्स कहते हैं, मात्रक कहते हैं। आई बात समझ में? मात्रक के कितने प्रकार होते हैं? जैसे आपने देखा होगा CGS पद्धति होता है, MKS पद्धति होता है, SI पद्धति होता है। ये सारे आपके सिलेबस में हैं, इसलिए मात्रक पे एक हम अलग से क्लास लेंगे, उसमें सारा डिटेल में बताएंगे। मात्रक जानना जरूरी है, इसलिए जब हम कोई चीज़ कहते हैं तो उसके पीछे आपने देखा होगा कुछ ना कुछ लगा होता है। जैसे अगर समय के बारे में आप बताएंगे तो वहाँ पे या तो सेकंड दिया होगा, 5 सेकंड, या मिनट दिया होगा, या घंटे दिया गया होगा। जब आप वजन की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि या तो आप किलोग्राम लिखेंगे, या आप ग्राम लिखेंगे, या मिलीग्राम लिखेंगे। मतलब हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक सर्टेन मात्रक होता है, यूनिट्स होता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। अब अगर हम यहाँ देखें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक आप निकालते कैसे हैं? स्पीड का अगर मात्रक निकालना हो तो क्या करेंगे? दूरी को हम कहीं ना कहीं जो मेज़र करते हैं MKS पद्धति में, अगर देखा जाए तो MKS पद्धति में मीटर में हम मेज़र करते हैं दूरी को। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, अगर हम मीटर लेते हैं तो। और समय का मात्रक अगर हम लेते हैं सेकंड तो क्या हो जाएगा? सेकंड। यानी कि
स्पीड का जो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आप इस दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जाते हो तो कई बार बताते हैं कि ये स्पीड जो है, गाड़ी की स्पीड इतने किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो वो भी बोलचाल में यूज़ होता है। जनरली वो कहाँ पे किलोमीटर क्यों होता है, कहीं पर मीटर पर सेकंड क्या होता है, उसको हम डिटेल में बाद में, हम जब जिस दिन यूनिट डिस्कस करेंगे, मात्रक डिस्कस करेंगे, उस दिन बताएंगे। सबसे पहले अब यहाँ देख लेते हैं कि स्पीड का मात्रक कितना हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो आशा करता हूँ कि स्पीड के बारे में आपको ज़रूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब अगर हम आ जाते हैं इसके वेलोसिटी के ऊपर, जिसको वेग कहते हैं। देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। जिस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एक चली गई जो दूरी होती है उस समय के अनुपात को स्पीड कहते हैं, उसी प्रकार किसी, अगर हम यहाँ देखेंगे वेग के बारे में, तो वेग बराबर होता है, यहाँ पे दूरी ना लिख करके क्या लिखते हैं, विस्थापन, विस्थापन बटा समय। आए बात समझ में। अब यहां पर हम देखेंगे जिस तरीके से दूरी एक सदिश राशि है, उसी प्रकार विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि, जिसको अगर इंग्लिश में देखें तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ में एक दिशा की भी जरूरत होती है। तो परिमाण में और दिशा दोनों लगते हैं। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, जिसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। तो वेक्टर विस्थापन है सदिश राशि, इसलिए वेग भी क्या हो जाता है, सदिश राशि हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम आया है प्री एग्जाम में कि एक क्वांटिटी दी गई होती है कि इनमें से कौन सदिश है कौन अदिश राशि है। तो वेग हमेशा याद रखना, वेग हमेशा सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि स्पीड अदिश राशि होता है। अब यहाँ पर देखते हैं विस्थापन कैसे हम निकालते हैं। विस्थापन को अगर हम डिटेल देखेंगे तो विस्थापन का होता है अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था बटे अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था बटे समय। आए बात समझ में। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट में एक निश्चित समय में, यानी यूनिट टाइम में, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के पोजीशन में, अवस्था में जो अंतर होता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, वेग कहते हैं। आए बात समझ में। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी व्यक्ति की वेग को अगर आप बताएंगे तो उसमें दिशा जरूर इन्वॉल्व होगा, डायरेक्शन होगा, जबकि स्पीड में दिशा नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है। तो ये अंतर है विस्थापन यानी वेग में। ध्यान रखेंगे, विस्थापन में हमेशा जो उसकी अवस्था बताएगी मीटर ही होगा और टाइम समय होगा, तो मात्रक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक होगा आपके विस्थापन का, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। इसमें जो अंतर होगा वो सिर्फ समझने की बात है। आई बात समझ में। तो आशा करता हूं कि आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, उनकी चीज़ों के बारे में जानकारी सफिशिएंट हो गई होगी। अब अगर एक दूसरा क्वांटिटी जिसको आप कहते हैं, आपके सिलेबस में मेंशन है, ग्रेविटी के बारे में, हम ग्रेविटी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन उसको करते हैं। ग्रेविटी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि ग्रेविटी क्या चीज़ होती है। आप उसको अगर सिंपल भाषा में थोड़ा समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है किसी भी प्रकार का, तो अगर उसको फ्री छोड़ देंगे तो हमेशा अर्थ की डायरेक्शन में नीचे की तरफ आता है। क्यों आता है, अर्थ की तरफ ही क्यों आता है, और वहाँ पे क्या चीज़ होता है,
ग्रेविटी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। और यहाँ पर अभी आपने चाल और वेग को देखा है, और अभी हम आगे देखेंगे एक्सेलरेशन, जिसको त्वरण कहते हैं, फोर्स, इन सारे जो मेजर जो फिजिकल क्वांटिटी है जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में देखेंगे, और उसके बारे में हम सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रखते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं, फिर उपस्थित होंगे जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।